समाज में उस सबके लिए राजनीति ही जिम्मेदार है, क्योंकि राजनीति से ही शासक बनता है, शासक नीतियां बनाता है, जैसी नीतियां बनाता है उसे प्रतिफल हम सब लोग को मिलते हैं। तो बहुत कुछ अच्छी भी चीजें हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि इसको अभी और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी बहुत तेजी से होती गई। तो इसके लिए हम लोग सोचे कुछ नया करना चाहिए। अब इस समय नई तकनीक और नई सोच पूरे विश्व में और हमारे देश में भी आ गई है, तो क्यों नहीं इसको भी हम लोग पॉलिटिक्स या राजनीति में डालें, ताकि राजनीति के समाज में जो कार्य है और थोड़ा बेहतर हो जाए। जैसे पहली समस्या मैं देखता हूं गरीबी है। अब लोग हमारे देश में धर्म कहता है कि लोग पुनर्जन्म का दोष है, आपका गरीब परिवार में जन्म हो गया, आप पढ़ नहीं पाए, आप मेहनती नहीं रहे, इसलिए आप गरीब हो गए। लेकिन मैं देखता हूं वास्तव में गरीबी का कारण ये है नहीं, गरीबी का कारण कुछ और है, पहले से भी और आज भी। क्योंकि जो देश में संसाधन है, धन है, तो जब किसी देश का है, उस क्षेत्र का है, तो उस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबका है वो, क्योंकि प्रकृति इस धरती पर सब लोग पैदा हुए हैं, तो एक और एक प्रक्रिया सब भी पैदा भी होते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर हमारा हक नहीं है। कुछ लोग जमीन पहले हो सकता है, मैं मानता हूं पहले लोग जमीन, कुछ लोग अपने शक्ति के बल पर कब्जा किए होंगे, फिर उस पर उन्होंने कानून बनाकर एक नियम बनाकर उसको अपनी जमीन घोषित कर लिया होगा। तो कुछ समय पहले 60 या 70 के दशक में आजादी से पहले भी विनोबा भावे ने एक भू आंदोलन चलाया, फिर इसके पास भूदान आंदोलन, जिसके पास भूमि नहीं है तो बड़े लोग अपना कर्तव्य समझ कर, धार्मिक कर्तव्य समझ करके सब लोगों का हित करो, सबको संसाधन दो। तो कुछ लोग स्वेच्छा से भूदान किए, लेकिन जो लोग नहीं किए वो नहीं किए, तो कोई कानून तो बना नहीं। तो संपत्ति जब भूमि थी तो भूमि में हिस्से की बात चलती थी। लेकिन हमारे देश में और भी संपत्ति है जिसमें हिस्से की बात कभी नहीं चलाया कोई वर्ग। कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, आप नदी में बालू ही है मान लीजिए, तो नदी सबकी है, तो हमें बालू की आवश्यकता है, तो हमें अपने खर्च से, बैलगाड़ी से, चाहे बोरे से, चाहे साइकिल से, चाहे अपने ट्रैक्टर से हमको जाकर बालू हम ले आ सकते हैं। इसमें कोई रोक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नदी एक व्यक्ति की तो है नहीं, सबको क्यों नहीं छोड़ा गया है, खोला गया है। और कोई व्यक्ति बाउल आकर खाएगा तो है नहीं, जो घर जितनी उसकी आवश्यकता हुई घर बनाने की वही ना करेगा। बनाने के लिए भैया आपको मिलेगी, बेचना नहीं, कोई बेचने का काम करेगा ही नहीं। बालू नदी से जाइए बाउल ले आइए। हाँ, उस जिस व्यक्ति के पास साधन नहीं है, कोई व्यक्ति साधन से पहुंचाए तो साधन का खर्चा उस व्यक्ति को दे देना चाहिए, इससे ज्यादा तो पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन पैसा लग रहा है, इसका मतलब वो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पर किसी का कब्जा है और वो व्यक्ति उस संसाधन का पैसा ले रहा है। तो एक ही 2 व्यक्ति, 4, 10 व्यक्ति ही क्यों संसाधन का पैसा ले रहे हैं, प्रश्न उठ रहा है। उस पर कब हिस्सेदारी होगी। उसी तरह कोयला है, एक व्यक्ति कहीं से लगभग 2 करोड़ टन कोयला पड़ता है, अरे 2 टन हिस्से में आता है, जितना हमारे देश का संचित भंडार है। तो हमारे घर 5 लोग हैं, 10 टन तो हमारा भी हिस्सा है कोयले में। ठीक है, उसको साफ करने में और उसको ढूलने में, गलाने में जो खर्चा लगेगा वो खर्चा हम दे सकते हैं, उसके बाद तो हमको पैसा नहीं लगना चाहिए उससे ज्यादा, लेकिन फिर भी लगता है। सोने हैं, कोयले हैं, सब है, इसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं है हमारी। इसमें हिस्सेदारी सिर्फ 10 या 50 लोगों की है पूरे भारत में, और उनकी संपत्ति अरबों में है, कई हजार करोड़ है, लाख करोड़ कर चुकी है। तो जिन लोगों ने संसाधनों पर कब्जा किया और जिन लोगों ने संसाधनों पर कब्जा होने में जिन लोगों ने मदद किया, ये दोनों लोग तो अमीर हो गए। हम आप लोग जितने भी अन्य लोग हैं जो उस पर नहीं कब्जा कर पाए, उनके पास ज्ञान नहीं था, वो उनके रहमो कर्म पर निर्भर है। वो नौकरी के रूप में, कुछ अनुदान के रूप में, कुछ व्यापार के लिए ऋण के रूप में, कुछ सहायता के रूप में उसे दे देते हैं। किसानों को सब्सिडी के रूप में भी खाद में दे रहे हैं, डीजल में दे रहे हैं, या कोई गृहिणियों के लिए कोई रसोई गैस में दे रहा है, ऐसा करके सिर्फ हमको उलझाते हैं। और सब्सिडी देते कम है, उस पर टैक्स लेते हैं ज्यादा, क्योंकि जो संसाधन खर्च, वो तो संसाधन पर कब्जा भी किया है, और फिर हमको जब दिया जाए तो उस पर सरकार जिसको हम चुने वो टैक्स भी डाल रही है, उस टैक्स को भी हम भुगतान कर रहे हैं। तो फिर हम तो अमीर बन चुके, कभी नहीं अमीर बन पाएंगे। तो राष्ट्र के संसाधनों में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और हमारी नहीं सबकी होनी चाहिए, और प्रतिभा अनुसार होनी चाहिए, जिसकी जितनी योग्यता है। मैं नहीं कहा सबको बराबर कर दो, एक बहुत उच्च क्षेत्र का वैज्ञानिक है, बेहतर कार्य कर रहा है, उसको हम अपने हम मालूम हम मजदूर हैं और अपने ज्ञान के अनुसार कहेंगे हमारी भी इतनी आमदनी, तुम्हारी भी इतनी आमदनी, तो उसकी प्रतिभा का हनन होगा, तो बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा, वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। तो प्रतिभा के सम्मान के लिए एक अनुपात होना चाहिए
कि जो बहुत प्रतिभावान है उसकी जितनी आय होगी तो उच्च प्रतिभावान वाले व्यक्ति की, तो निम्न प्रतिभावान बैल वाले व्यक्ति की भी आय उससे 20 गुना कम होगी, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। प्रतिभा का हम सम्मान 1 और 20 के अनुपात में कर सकते। जैसे कोई एक वैज्ञानिक है, अगर उसकी वेतन 2 करोड़ रुपए है प्रति महीने, तो एक मजदूर की भी वेतन जो कम प्रतिभावान है, क्योंकि पढ़ाई में जिस भी क्षेत्र में इसका प्रतिभा का चयन किया गया उस प्रतिभा इसकी कम पाई गई, तो इसकी भी आमदनी 1 करोड़ होनी चाहिए। अगर उनकी 20 करोड़ है तब, अगर उनकी 20 लाख है तो इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए। बाकी उससे उनसे ये नहीं कि सिर्फ ये सबसे नीचे है और ये सबसे बीच में भी बहुत से लोग हैं, धीरे धीरे सबकी प्रतिभा बढ़ रही है। कोई शिक्षक है, कोई थोड़ा उससे बेहतर कुशल मैकेनिक है, तो सबकी प्रतिभा के अनुसार 1 और 20 के अनुपात में सभी लोग रहे हैं। कोई 20 लाख है, कोई 19 है, कोई 18 है, कोई 18.5 है, कोई 15.25 है, इस अनुपात में सब रहे, 1 से नीचे कम नहीं है, ताकि एक मूलभूत सुविधाओं से किसी को वंचित न होना पड़े। रहने, खाने, पढ़ने, बीमार होने पे बचने से किसी को मरहूम न होना पड़े। तो ये सब तभी होगा जब हमको राष्ट्र, हमारी गरीबी तभी दूर होगी जब राष्ट्र की संपत्ति में भी हमारी हिस्सेदारी बनेगी, जो भी संपत्ति है। मैं किसी एक संपत्ति में सब संपत्ति को शामिल कर लेता हूं। दूसरा, जो तय हो रही है मजदूरी काम करने के लिए, मजदूरी है, श्रमिक है, जैसे इंजीनियर है तो उनकी मजदूरी है, तो भी एक मजदूरी है, भले उनकी 10,000 मजदूरी रोज दो, उनकी 3 लाख वेतन है, 4 लाख वेतन है, तो अगर उनकी वेतन उतनी है, सबसे प्रतिभावान व्यक्ति की, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनकी अगर वेतन मान लीजिए 2 करोड़ है, तो एक निम्न प्रतिभावान वाले व्यक्ति की भी वेतन उसके 20वें हिस्से के तक ही होनी चाहिए। एक राष्ट्रपति को 6 लाख रुपए तनख्वाह मिलते हैं, तो उनको रोज 20,000 रुपए मिल रहा है अनुमानतः। तो हमारे एक व्यक्ति को, गांव में एक महिला को, चाहे किसी व्यक्ति को 18 साल की उम्र पार कर उसको 200 रुपए कैसे मजदूरी मिलेगी? वो अपने बीवी बच्चों का गुजर 20,000 में रोज करेंगे, और ये अपने बीवी बच्चों का गुजर 200 रुपए में कैसे कर पाएगा? इतना बड़ा अंतर कैसे रहेगा? इतना बड़ा अंतर रहेगा तो कैसे बची पाएगा वह व्यक्ति समाज में? ये जीवन किस प्रकार का उसका जीवन होगा? तो मजदूरी भी 1 और 20 के अनुपात में ही होनी चाहिए। और तीसरा, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी कमीशन खोरी का, रिश्वत खोरी का। कहीं भी जाइए तो जिस काम के लिए जो व्यक्ति नियुक्त है उसको उसका पारिश्रमिक दिया जा रहा है, फिर भी अलग से पारिश्रमिक ले रहा है, अलग से धन ले रहा है। तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए? बार बार कहते हैं लोग ईमानदार व्यक्ति आ जाए, ईमानदार व्यक्ति आ जाए। जो कार्य समाज का करोड़ों लोग हैं, जो कार्य करोड़ों लोगों के बीच से हो रहा है, उसको एक व्यक्ति कैसे सुधार सकता है? और कहाँ से ईमानदार हम खोज कर लाएंगे? और क्या गारंटी होगी व्यक्ति ईमानदार जो है वो हमेशा ईमानदार रहेगा? मान लीजिए हमें एक बहुत बड़े इंजीनियर उदाहरण स्वरूप एक रेट बनवाने का, हमने घपला किया है, कम मटेरियल लगाया ठेकेदार ने, हम कहेंगे कि नहीं पास करेंगे आपका बिल, जांच कराएंगे, लेकिन वो हमको रिश्वत से धमकाएगा। रिश्वत से नहीं धमकाएगा तो हमारा बड़े अधिकारी से हमारा ट्रांसफर करवा सकता है, या हमारे बीवी बच्चों को धमका सकता है। तो हम हो सकता है कि धन घूस न लें, लेकिन हम भय के रूप में साइन कर दें, उसकी बिल को पास कर दें, तो वहां तो हम बेईमान हुए ही, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों को दांव पे रख दिया अपने परिवार के मुंह के लिए। तो ये ईमानदार व्यक्ति भी तो कब 25 हो जाएगा, कोई गारंटी तो नहीं है, और कब हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों ना बनाया जाए कि बेईमान से बेईमान बेईमानी कर ही ना पाए, कोई व्यक्ति घूस ले ही ना पाए, ना कोई व्यक्ति घूस दे पाए। तो ये पहले तरीका नहीं, लेकिन अब तरीका है। पहले भी तरीका था, लेकिन सरकार थोड़ा से समाज उस पर जागरूक नहीं रहा, हम सभी लोगों का दोष है। तो पहले भी तरीका था कि पहले धन छोटी मात्रा में चलाया जाए, कम चलाया जाए, और सारा काम उस समय भी चेक से अगर किया जाता, धन न रहता, सारा चेक से ही ट्रांसफर होता, तो लोग कम थोड़ा घूस ले पाते। आज हमारे पास पैसा है इसलिए हम पैसा घूस में दे देते हैं। तो इस घूस समाप्त करने का तरीका है कि सारे पैसे को बंद कर दिया जाए, और जितना भी हमारे पास धन है, मुद्रा है, वो सारा पैसा, जैसे आज भी बैंक में अंकही के रूप में दर्ज है, कंप्यूटर को अंकही दिखाता है, आप उसी रूप में दर्ज रहे। और जो भी हम किसी को दें पैसा, तो पैसा देने के लिए हमारे पास एक रसीद आनी चाहिए कि हम आपको पैसा क्यों दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम श्रमिक मजदूर हैं, तो हम किस प्रकार के मजदूर हैं? पेंटर हैं, राजमिस्त्री हैं, सामान्य मजदूर हैं। तो हमारी मजदूरी मान लीजिए तय होगी शासन के द्वारा, सबकी मजदूरी तय होगी शासन के द्वारा, प्रतिभा के अनुसार तय हो गई 1,000 रुपये। तो हमारी जो रसीद होगी, वह रसीद, आप एक दिन में काम करूंगा तो एक दिन की जो रसीद मैं आपको मोबाइल में, जब आपका कैमरा मोबाइल हमारी रसीद को खींचेगा, जैसे हमारे पास कोई लोगो होगा उसको खींचेगा, तो वो अपने आप पता चल जाएगा मेरी मजदूरी कितनी, उसमें दर्ज हो जाएगा, जैसे QR कोड पर दर्ज हो जाता है। तो उतना ही पैसा हमारे खाते में आएगा।
अब ये नहीं हो सकता कि हमने 1 घंटा ज्यादा काम किया, थोड़ा और ज्यादा दे दीजिए। नहीं, 8 घंटे काम किए तो 8 ही घंटे काम किए, जितना एक दिन की मजदूरी वही मजदूरी जाएगी। सरकारी कर्मचारी के पास कोई रसीद नहीं होगी, क्योंकि तो मजदूर है, तो सरकार का मजदूर है, तो सरकार का मजदूर है तो सरकार उसके खाते में तो सिर्फ वेतन डालेगी, तो ना कोई रसीद दे पाएगा, ना उसको कोई पैसा खाते में ले पाएगा, और नगद रहेगा नहीं कि हम किनारे से दें। जैसे कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जिस प्रकार का टेंडर मिल रहा है, उस टेंडर में ये होता हो जाएगा कि आपका जितना पैसा है उसका 10 या 5 पैसा से आपका कमीशन है, वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा काम करने के बाद, काम करवा लेने के बाद। बाकी पैसा कहीं जाएगा नहीं आपके खाते में। उससे आप मटेरियल ही खरीदेंगे, हर मटेरियल का दाम पहले से ही तय है, उसकी पहले से ही रसीद है, उतना भुगतान करेंगे, व्यक्ति का भुगतान करेंगे, जो बचेगा वो शासन का धन फिर वापस चला जाएगा, तो भी रिश्वत नहीं ले पाएंगे। पैसा देकर कोई किसी को मरवा नहीं पाएगा, क्योंकि गुंडे की कोई रसीद नहीं होगी, उसके खाते में पैसा ले आएगा। तो ये पहले व्यवस्था संभव नहीं थी। हम लोग जब 2000 में बात करते थे, 2010 में, तो लोग नहीं मानते यार मोबाइल से कैसे पैसा आ जाएगा, बात ही नहीं हम लोग भी सुनते थे। लेकिन अब कम से कम बहुत आसानी से सुन लेते हैं कि नहीं, ये तो काम संभव है, जो हो जाएगा। सही कह रहे हैं। और मोबाइल एक ऐसा कर देना चाहिए कि अभी भी लोग, इसमें कुछ लोग सब प्रश्न डालते हैं कि इसमें तो लोग हैक कर लेते हैं। हैक इसलिए करते हैं कि अभी शासन की एक फ्रॉड है, लेकिन तो पैसा हमेशा खाते में जाता है, तो पैसा किसी न किसी खाते में ही गया है, तो पुलिस चाहती तो पकड़ लेती। लेकिन अभी भी एक पेंच है यहाँ, क्योंकि कुछ लोगों का खाता, जो ये छोटे छोटे एटीएम पेटीएम ऐसे जो कुछ खाते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, उनका डाटा सरकार के पास नहीं रहता है। लेकिन जब हमारी व्यवस्था होगी, सिर्फ हर व्यक्ति का एक ही खाता होगा, तो किसके खाते में पैसा है, व्यक्ति पकड़ में आएगा, क्योंकि खाता खुला तो उसका पूरा एड्रेस लिया जाता है, कहाँ का है, उसके गवाह लिए जाते हैं। और इससे भी आगे बढ़ सकते हैं तो एक और तरीका है कि लेन देन के लिए आज कुछ लोग ओटीपी, आधार नंबर पूछ लेते हैं। ये सब ट्रांजैक्शन के पासवर्ड ना हो, ट्रांजैक्शन के लिए पासवर्ड सिर्फ आपका अंगूठा हो, अंगूठा लगाएंगे तभी पैसा ट्रांसफर होगा। तो कोई फोन करके ओटीपी या एटीएम केटीएम जो कुछ पूछता है, उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंगूठा तो कोई ले नहीं जाएगा, और अंगूठा पूछ कर क्या करेगा। और अंगूठा, मरा हुआ अंगूठा काम भी नहीं करता है, जीता अंगूठा ही काम करता है, उसमें कोई काट कर लगा दे तो वो भी नहीं लगता है। तो अंगूठा पासवर्ड है, तो हैकिंग वाले जो समस्या लोग कुछ प्रश्न उठाते हैं समाप्त होते हैं। इससे हम रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं। और सबके पास जब धन हो जाएगा, धन पता चल जाएगा कि आप ही हम आप है हमारे साहब, आपके पास अगर आप अभी आपको रजिस्टर कराना है तो आपकी कितनी गाड़ी है, अचल संपत्ति है, सब दर्ज करवा देंगे, उतनी कीमत की दर्ज हो जाएगी। तो अगर जो करोड़पति है वो भी दर्ज करवाएगा, सबकी संपत्ति पता चल जाएगी, किसके पास कितनी संपत्ति है। तो एक कानून बना करके आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास इतनी संपत्ति रहेगी, बाकी संपत्ति नहीं रहेगी, वो सबके निजी खाताओं में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में सबके, हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। इसलिए करोड़पति हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग इतने हजारपति बने हुए हैं, इतने 1000 करोड़ लिए हुए हैं अनावश्यक रूप से, क्योंकि हम लोग की जितनी उम्र होती, जितने हम लोग के पूरी जीवन में जितना जीते उतना वो लोग कुछ घंटों में उड़ा देते हैं। तो इससे हम गरीबी को कंट्रोल कर सकते हैं और भ्रष्टाचार कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा कि नेता हमारे देश में अनावश्यक बोझ बने हुए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। सारा शासन का कार्य अधिकारी करते हैं। अंग्रेजों ने अधिकारियों की व्यवस्था तय की थी और एक गवर्नर जनरल 2-4 होते सिर्फ शासन चला लेते थे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की गई संविधान के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मनमानी करते हैं। जनता के द्वारा इसलिए चुना गया कि जनता चुनेगी, मनमानी करेगी तो 5 साल में हटा देगी। लेकिन अब करीब 10-5 समूह बन गए और सब मनमानी करने वाले ही बने हुए हैं। तो एक मनमानी करने वाले को हटाएंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, दूसरे को हटाएंगे, तीसरे को लाएंगे, क्योंकि जो ग्रुप बना हुआ है सारे मनमानी करने वालों का ही बना हुआ है। जैसे शिक्षा पर नीतियां देखिए, जातिवाद पर नीतियां देखिए, घूस पर नीतियां देखिए, सारे दल एक ही कार्य करते हैं जाकर के। थोड़ा बहुत जिस जाति से चाहे जिस वर्ग के लोग उसमें शामिल हैं, तो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उनसे जुड़ी कुछ योजनाएं लॉन्च कर देते हैं। नहीं, पुलिस का व्यवहार किसी भी शासन में देखे लगभग वही रहता है। किस शासन में कोई कह सकता है कि मेरे शासन में पुलिस गांव के लोगों के साथ दबंगई नहीं करती थी, घूस नहीं लेती थी? कोई शासन बता दे 70-50 के बाद आज तक? हर शासन में हुआ है, कम या अधिक, अंतर्गत कम या अधिक हुआ होगा, होता चला है। और कोई शासन गारंटी नहीं देता कि हम आएंगे तो न्यायालय में आपके लिए अनावश्यक आपका पताना नहीं होगी, आपसे अनावश्यक पुलिस घूस नहीं लेगी। ये कभी नहीं होता है, किसी शासन में नहीं होता है। तो नेता की पहले व्यवस्था थी, अब नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता इतनी प्रबुद्ध हो गई है, हर गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो बेहतर निर्णय ले सकते हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं,
सब निर्णय ले सकते हैं। तो जितने भी आयोग हैं, आयोग के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति हो, कानून बनाने का काम जनता करती है, नेता करते हैं, तो कानून बनाने का काम जनता कर सकती है। जो भी अधिकारी हैं, सचिव हैं, जो कानून बनाते हैं, जो संसद में पेश होता है, 20-30 लोग उस पर राय देते हैं, चर्चा करते हैं, तो 200-300 लोग क्यों चर्चा करें। आज मोबाइल है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, सब पर कानून का मैसेज हर भाषा में आ जाए, ऑडियो में भी आ जाए, वीडियो में भी आ जाए, सुनाई आवाज में भी आ जाए, लोग सुने, खूब 2 बार सुने, 4 बार सुने उसको, और फिर एक कुछ दिनों का पीरियड दे दिया, 4 दिन 5 दिन, उस पर आप राय दे दें हाँ या ना में, और राय हाँ ना में देने में, मिस कॉल मारने में कुछ ही मिनट लगेंगे, ये सारी राय चली जाएगी उस विभाग में। तो अगर 80 करोड़ मतदाता है, 70 करोड़ मतदाता है, तो राय दे देंगे, तो आधे से अधिक जिस कानून के पक्ष में राय देंगे वो कानून मान लिया जाएगा, अधिकारी उसको लागू करेंगे देश पे। नहीं करेंगे तो कुछ लोग सुझाव भी देंगे कि इसमें फॉल्ट है, ये सुधार कर सर, फिर वो आएगा। नेता की क्या आवश्यकता है चुनाव की, कि हाँ यहाँ जाति के नाम पर एक दूसरे को टुकड़े में बांटने की। और तीसरा जो सबसे बड़ा खराब, जो हमारा समाज के लिए विघटन बना हुआ है, समाज में एक दूसरे को शोषित करने का एक औजार जो है वह जाति है। जाति का छोटा बड़ा, एक गोरा काला का तो भेद नहीं होता ना, थोड़ा बहुत है भी, लेकिन जितना जाति के नाम पर है, तो जाति जब इतना बड़ा दंश है, तो जाति को समाप्त किया जाए या न किया जाए, ये आप सबकी पहले मैं राय लेना चाहता हूं। जाति रहे ऐसे जैसे चल रही है, इसको कुछ, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए।